नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत में कोरोना फैलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। एसएसबी की चिट्ठी से खुलासा हुआ है। नेपाल के रहने वाले जालिम मुखिया पर साजिश रचने का आरोप लगा है। दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मुसलमानों को मोहरा बनाया है। अवैध रूप से भारत भेजने की तैयारी थी। फिलहाल नेपाल के मदरसों में ठहरे हैं सभी लोग। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नेपाल के रास्ते घुसने की फिराक में है कोरोना संक्रमित। घुसपैठ को तैयार हैं विशेष धर्म के 50 कोरोना संक्रमित। एसएसबी ने पश्चिम चंपारण के डीएम को सतर्क भी कर दिया है। पश्चिम चंपारण के डीएम ने जिले में सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसएसबी के पत्र से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि नेपाल के रास्ते कोरोना संक्रमित भारत में घुसने की तैयारी में है। वो भारत में बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। नेपाल का रहने वाला जालिम मुखिया साजिश रच रहा है। दूसरे देशों में भारतीय मुसलमानों को मोहरा बनाया गया है इसके लिए, और वहां पर एक मदरसे में लोगों को ठहराया गया है। अवैध तरीके से इन सभी को भारत में भेजने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल नेपाल के मदरसों में सभी लोग ठहरे हैं। इस बात की जानकारी हिंदुस्तान को हो गई है। खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से सक्रिय हो गई हैं। तो भारत में कोरोना फैलाने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है एसएसबी की चिट्ठी के बाद। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर कोरोना महामारी से जंग लड़ने में जुटा हुआ है, और इन सब के बीच ये हैरान करने वाली और बड़ी खबर सामने आई है नेपाल से। एसएसबी ने एक चिट्ठी केंद्र सरकार को भेजी है, गृह मंत्रालय को। उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि नेपाल के रास्ते कुछ कोरोना संक्रमित हिंदुस्तान में घुसने की फिराक में हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर अधिक से अधिक लोगों को संक्रमित कर सकें। इस वजह से, इस इरादे के साथ वो हिंदुस्तान में घुसना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल इस बड़ी साजिश का खुलासा हो गया है, और इसके बाद खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। एक जानकारी यह भी मिली है कि वहां पर मदरसों में इन सभी को ठहराया गया है। विशेष धर्म के सभी लोग हैं, कोरोना से संक्रमित हैं, और पश्चिम चंपारण के डीएम को सतर्क भी कर दिया गया है। इसके लिए पश्चिम चंपारण के डीएम ने जिले में सतर्कता बरतने के निर्देश भी अपनी तरफ से जारी कर दिए हैं। मतलब पुलिस और प्रशासनिक टीम को पूरी तरीके से एक्टिव मोड में रखा गया है कि अगर कोई नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई आशंका होती है, तो फौरन उसको हिरासत में लिया जाए, उससे पूछताछ की जाए, क्योंकि एक बड़ी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ यहां पर रची जा रही है। नेपाल में बैठकर जालिम मुखिया ये साजिश रच रहा है। वो ऐसे मुसलमानों को जो हिंदुस्तान से वास्ता रखते हैं और अलग अलग मुल्कों में रहते हैं, उनको ट्रेनिंग देकर हिंदुस्तान में घुसाना चाहता है। और वो चाहता है कि जो कोरोना संक्रमित हैं वो हिंदुस्तान में आकर अधिक से अधिक लोगों को संक्रमण फैला पाएं। इसी मकसद के साथ नेपाल में इन सभी लोगों को रखा गया है एक मदरसे में। लेकिन इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय को हो गई है, जिसके बाद खुफिया विभाग पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में है, और कोशिश की जा रही है कि इस महामारी से हिंदुस्तान जंग जीत पाए। और इन सब के बीच ये बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम आपको सीधे वहीं पर लेकर चलते हैं। उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा भी है, उनका निर्देश भी है, और उसके अनुरूप उन्होंने हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को सहायता भी की है। अभी कई जगह पर आईसीएमआर ने जो लैब्स क्रिएट की है, उनका शायद उस प्रकार से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये भी चाहेंगे कि हमें निश्चित रूप से इसके बारे में कहीं भी अगर कोई ऐसी जानकारी है कि भाई कोई आपको लगता है कि वहां पर पेशेंट्स क्यों नहीं पहुंच रहे हैं इत्यादि, तो वो हमें जानकारियां जो है ये आईसीएमआर को फीडबैक के रूप में आप जरूर दें। जो बार बार ये हर प्रकार से बताया भी जा रहा है, आप अपने स्टेट्स में भी जरूर लोगों को बड़े पैमाने पे शिक्षित करें कि जो पीपीईज हैं और N95 मास्क हैं, सर्जिकल मास्क हैं, ये अस्पताल के अंदर विशेष परिस्थिति में काम करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए हैं। और इसके बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे है। मैं इस अवसर पर यह जरूर सभी देश के स्वास्थ्य विभाग, उनके मंत्रियों से और उनके सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट को जरूर विजिट करा करें। आज की तारीख में करोड़ों लोग उसको विजिट करते हैं, क्योंकि हम उसको लगातार दिन में 2 बार अपडेट भी करते हैं। सब प्रकार की डिटेल्ड एडवाइजरीज हेल्थ के ऑफिशियल्स से लेकर हेल्थ वर्कर्स के लिए और साथ में जनता के लिए, पब्लिक के लिए,
अस्पताल में और दूसरे सिस्टम्स में काम करने वाले सब तरह के लोगों के लिए सब तरह की वहां पर डिटेल्ड गाइडलाइंस और एडवाइजरीज हैं जिनको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। अभी हमें पिछले दिनों सुझाव आया कि जो कोविड से जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हो रही हैं उनका जो क्रिमेशन इत्यादि का कार्यक्रम होता है उसके बारे में जो गाइडलाइंस है वो भी क्रिमेशन ग्राउंड्स के ऊपर जो है डिस्प्ले होनी चाहिए। ऐसा सुझाव मिला मुझे कई जगह से, तो मुझे लगा कि ये सुझाव भी आपके साथ शेयर करना चाहिए ये स्टेट गवर्नमेंट्स इसके बारे में, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसके बारे में कैसे हमको फॉलो अप करना है। पिछले समय में जो होम मेड फेस कवर के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है, इसके बारे में भी अपने अपने स्टेट्स में लोगों को हम स्पष्टता करें कि हर एक व्यक्ति को सर्जिकल मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम अपने मुंह को कपड़े से, रुमाल से, घर के बने मास्क से या किसी भी इंडिजिनस मास्क से कवर करके रखते हैं बाहर जाते समय, तो ये निश्चित रूप से आज के माहौल में उनको कोविड से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और भी कुछ स्थानों से हम लोगों को अभी भी ये एक दो स्थानों से इस प्रकार की बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं कि वहां से भारत सरकार को ठीक प्रकार से जो रिपोर्ट्स हैं उनको नहीं भेजा जा रहा है। मैं विशेष रूप से बिना अभी उन स्टेट्स का नाम लिए मैं चाहता हूं कि ये सब हमारे राष्ट्र हित में है, सारी जानकारियां देश के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है और मिलकर अगर हम सब इस कोविड के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कोविड की कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई स्टेट्स का पैरामीटर नहीं है, उसका कोई देश का पैरामीटर नहीं है। वो चाइना से चला था और दुनिया के 212 देशों में पहुंच गया है। इसलिए इसको हम किसी भी तरह से कंपार्टमेंटलाइज करके ना देखें, इसको सारे देश को एक समान, एक क्राइटेरिया से, एक पैरामीटर से सब लोग मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़े। मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जब सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करता हूं तो मुझे खुद महसूस होता है कि उनका कोविड के खिलाफ जंग में कितने हृदय से, मन से, आत्मा से वो दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों की परवाह कर रहे हैं। इस जंग में, इस लॉकडाउन में हम लोग काफी हद तक स्थिति को कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर जरूर बीमारी थोड़ा सा असाधारण गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी लॉकडाउन के हम तीसरे सप्ताह में हैं। साधारणतः जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का भी कहना है कि 2 से 4 सप्ताह तो इसके कर्व को फ्लैट होने में नॉर्मली भी लगता है। इसलिए हम जरा भी धैर्य को ना खोएं, परिश्रम के में कोई कमी ना रखें। जो टेक्निकल एंगल से जितने भी हमारे इनपुट्स हो सकते हैं उसको गहराई से हम करें, हर विषय पर पैनी निगाह रखें। और अब जबकि देश के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय, एनसीडीसी और सब प्रकार के एक्सपर्ट्स के माध्यम से हॉट स्पॉट्स को लोकेट कर दिया गया है, लेबल कर दिया गया है, उनके लिए स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर दी गई हैं, डीएम्स को उसका इंचार्ज बना दिया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स उसके साथ जुड़े हैं, स्वयं भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी सभी डीएम्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर इस जंग में पूरी सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे साइंस डिपार्टमेंट के माध्यम से हम वैक्सीन की खोज में भी लगे हैं। WHO के साथ मिलकर दुनिया के कुछ देश एक सॉलिडेरिटी ट्रायल वैक्सीन के लिए कर रहे हैं। आपको खुशी होगी कि भारत ने भी इस वायरस को आइसोलेट कर लिया और हम भी उस वैक्सीन को बनाने की दौड़ में जो है सारे दुनिया के साथ काम कर रहे हैं। और भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके बारे में बहुत सारा काम हो रहा है। ये जब तक वैक्सीन
जो कि एक व्यक्ति की मदद करेगी, वो जब तक दुनिया के लिए उपलब्ध होगी तब तक मेरा ये मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और आज के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया, ये दोनों ही मिलकर हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। इसके बारे में हम जितना ज्यादा लोगों को एम्फेसाइज करेंगे उतना आवश्यक है। ज्यादातर लोगों ने लॉकडाउन को सफलतापूर्वक उसमें कोऑपरेट किया है, लेकिन अभी भी हर स्टेट में से टेलीविजन के ऊपर ऐसे बहुत सारे सीन्स दिखाई देते हैं जहां ऐसा लगता है कि शायद लॉकडाउन की गाइडलाइंस को, लॉकडाउन के नियमों को, लॉकडाउन की जो वास्तव में स्पिरिट है उसका आदर लोग नहीं कर रहे या उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्रियों से विशेष रूप से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने स्टेट में लॉकडाउन की स्पिरिट का वास्तव में 100% आदर हो रहा है, इसको सुनिश्चित करें। अगर इसके अंदर हमारे जो है कमी रहेगी तो मुझे लगता है कि हमें हमारे बीमारी के ऊपर इस जंग में विजय प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस मीटिंग के अंदर हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में संक्षेप में अपनी बात को हमें निश्चित रूप से हाईलाइट करेंगे। ऐसी बातें जो आप सोचते हैं कि जिनको बताना वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूरी है। वैसे तो बाकी बहुत सारी रिपोर्ट्स तो आप देते रहते हैं, लेकिन ऐसी चीजें भी हो सकती है जो दूसरे हमारे जो साथी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके लिए भी यूजफुल हो सकती है। मैंने बहुत सारे स्टेट्स की बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस को अध्ययन किया, सबका यहाँ उल्लेख करना शायद समय के कारण संभव नहीं होगा, लेकिन सबसे मेरा अनुरोध है कि बाकी स्टेट्स की गुड प्रैक्टिसेस को भी आप अपने अपने स्टेट्स में लागू करेंगे तो हमें इस लड़ाई के अंदर और अच्छी सफलता मिलेगी। मैं अपनी स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन जी से भी कहूंगा कि कोई भी 2-4 बातें जो उनको लगता है कि जो यद्यपि वो रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हर दूसरे तीसरे दिन बातचीत करती हैं सबसे अधिकारियों से, लेकिन कोई चीजें अगर उनको लगता है कि इस समय हाईलाइट होनी चाहिए जो स्वास्थ्य मंत्रियों के भी ध्यान में आ जाएं, तो मुझे लगता है कि वो उसको करें। Thank you and ministers of the states, my colleagues. Thank you very much, sir. You have very comprehensively covered everything जो हो रहा है। और बांग्लादेश से खबर ये मिली है कि डेंगू बहुत ज्यादा वहाँ पर आउटब्रेक हुआ है। सो ऑफ कोर्स हम लोग सब कोविड में लगे हुए हैं, मगर प्लीज स्पेशली वहाँ के आसपास की स्टेट्स एंड ऑल्सो डेंगू एंडेमिक स्टेट्स, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड हमारे जो कंसर्न जॉइंट सेक्रेटरी है वो आपके साथ इन टच रहेंगी, तो ये इसको हमें याद रखना है। जस्ट वांटेड टू मेंशन। बाकी सर ने प्रेग्नेंट विमेन, न्यूबॉर्न, थैलेसीमिया, जो टीबी पेशेंट्स या डायलिसिस जिनको चाहिए वो सर्विसेज मेंटेन करनी ही हमें पड़ेंगी। उसका लेटर भी मैंने आपको अलग से लिखा है, तो व्यवस्था कैसे करनी है वो भी आपको लिखा है, तो जरा आप उस पर ध्यान रख लीजिएगा। सर मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहूंगी कि अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये हमारी इन दैट डिसेंडिंग ऑर्डर दैट आई हैव रेड, ये स्टेट्स हैं जहां से हमें ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में तो 1364 केसेस और डेथ्स भी कल एक ही दिन में 25 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। So these are areas of concern. I know that states are working terribly hard, but मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा हमें सोचने के देखना है। मैं चीफ सेक्रेटरी से और हेल्थ सेक्रेटरी से भी बात करती ही रहती हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत मेहनत चल रही है वहाँ पे। अगर हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए, मैंने एक्चुअली डीडीजी लेवल टीम्स भी भेजी हैं कुछ स्टेट्स में जहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हैंड होल्डिंग शायद अगर करें तो थोड़ी मदद मिले स्टेट्स को। तो अगर कोई भी मदद चाहिए तो प्लीज बताइए। और महाराष्ट्र के लिए ये बोलूंगी कि जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा। और एक मैं वेस्ट बंगाल से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो सारी के केसेस हैं, जो सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीजेस के केसेस नॉन अफेक्टेड एरियाज में हैं, उनको भी हम जरा देख लें, ताकि जो हमारे नॉन अफेक्टेड एरियाज हैं उसमें ये ना फैले।
सो सर मैं तो यही इतना ही कहना चाहूंगी सर। इसी ऑर्डर में बुला लीजिए लोगों को जो सबसे ज्यादा जहाँ है ना केसेस। मेरा सुझाव था कि जहाँ पे अभी हमारे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जो स्टेट्स, उसको सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आज, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे कि क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकारें कैसे केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट कर रही हैं। इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है कि लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन इसके लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन से पूरी दुनिया में खौफ है, बड़े बड़े ताकतवर देश भी दहशत में आ गए हैं। ऐसे में तकनीक ही एक ऐसा सहारा है जो कोरोना की जंग में सहायक बनी हुई है, और ऐसी एक तकनीक है ड्रोन। कोरोना से परेशान दुनिया, बड़े बड़े देश किस तरीके से धराशायी हो गए हम सबने देखा, लेकिन हिंदुस्तान कैसे डटकर मुकाबला कर रहा है और उसमें ड्रोन कैसे सहायक हो रहा है, ये भी देखिए। चीन की वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। नोवल कोरोना वायरस से दुनिया के ताकतवर देश भी धराशायी हो चुके हैं। हिंदुस्तान भी कोरोना के जद से बाहर नहीं है। कभी ना ठहरने वाले देश अब रुक गए हैं। देश भर में इस वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है। गलियां खाली हैं, सड़कें सुनसान हैं, मॉल और मल्टीप्लेक्स में अब नहीं बचे इंसान हैं। विज्ञान का ज्ञान कोरोना की पजल में कहीं उलझ सा गया है। आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज अब पार्किंग में धूल फांक रहे हैं। सर्दी की सबसे बड़ी जंग में हर कोई अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी उन्हीं में से एक है, जिसका इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ छिड़े कंट्री वाइड वॉर में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, केरल, कर्नाटक, हर जगह ड्रोन की मदद ली जा रही है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टेक्नोलॉजी कर सकती है इंसान की भलाई। और कोरोना के संक्रमण को जमातियों ने कैसे फैलाया है, उसकी वजह से खतरा कितना बड़ा हो गया है और उत्तर प्रदेश में उसका क्या कुछ असर देखने को मिला है, वो सब देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की लड़ाई ऐसी है कि इसे बाहर आकर नहीं बल्कि घर के अंदर रहकर ही हराया जा सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि घर में जरूरी सामान कहां से आएगा, खाने पीने की चीजें कैसे मिलेंगी। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से ये सब मुमकिन है। नोएडा में ड्रोन की मदद से जिला प्रशासन उन लोगों पर नजर रख रहा है जो लॉकडाउन को ठेंगा दिखा रहे हैं। साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जा रही है। यूपी सरकार ने जिन 15 जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं, उनमें से नोएडा भी एक है। ये चमचमाता शहर अब सन्नाटे में है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स से रौनक गायब है। यहाँ तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में सेक्टर 8 की झुग्गियों से 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया। इसके बाद सेक्टर 8 के पूरे इलाके को ड्रोन की मदद से सैनिटाइज किया गया। ये मशीन जो है इसमें 5 लीटर आता है दवा, और 5 लीटर दवा जो है वो 2-3 घंटे तक चलेगी। लेकिन ये शुरू में एक बार में 20 से 25 मिनट इसकी एक फ्लाइट होगी और उसके बाद उसमें दवा का छिड़काव करने के बाद ये वापस आएगी। वापस आने के बाद अगर इनको जमीन पे आने के बाद इनको या तो दवा की कमी होगी तो दवा डालेंगे, और अगर इनकी बैटरी डाउन हो जाएगी तो बैटरी इसको चेंज कर लेंगे। एक बार में ये 20 से 25 मिनट के बीच में जो है इनकी उड़ान होगी। ये सभी हॉट स्पॉट पे हम लोग कराएंगे। नोएडा ही नहीं, प्रदेश के दूसरे शहरों में भी ड्रोन की मदद से कोरोना का सामना किया जा रहा है। ये तस्वीर पश्चिमी यूपी के मेरठ की है, जहां जिला प्रशासन की टीम चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रख रही है। देखिए, जहाँ भी हमारे यहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, वहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है सील करा दिया है और उन एरियाज में जो है हम लोग लगातार निरंतर
अपनी सतर्क दृष्टि भी रखे हुए हैं। इसके अलावा कई जगह से शिकायत आ रही है कि जैसे कहीं कहीं गलियों में लोग घूम रहे हैं, तो हम लोगों ने वहां पे ड्रोन से भी जो है आदेशित कर दिया है कि वहां भी ड्रोन से भी इनका जो है जायजा लिया जाए, और यदि कहीं भी ऐसे पाए जाते हैं लोग तो उनको समझाया जाए कि अपना लॉकडाउन का सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करें, और यदि फिर भी नहीं मानेंगे तो हम लोग को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरठ उन जिलों में शामिल है जहां तबलीगियों की पूरी जमात पकड़ी गई, और अभी भी न जाने कितने जमाती हैं जिनको खोजना और पकड़ना जिला प्रशासन के लिए चुनौती है। लिहाजा उड़न कैमरे की तीसरी आंख का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जरा मुरादाबाद की तस्वीर देखिए, कैसे गलियों में सन्नाटा पसरा है। पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हैं, इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देख सकते हैं पूरा इलाका में सन्नाटा है, इक्का दुक्का लोग अपने अब घरों को जा रहे हैं। जो बाजार में खरीदारी करने निकले थे 12 बजे से शाम 4 बजे तक का जो समय था, उसमें जो लोग खरीदारी करने निकले थे, अब वो लोग वापस लौट रहे हैं। पूरी तरह पुलिस सड़कों पर है और यहाँ पर लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस ने इस तरह जो गलियां हैं उन गलियों को बंद कर दिया है और वहां पर लिख दिया है कोरोना संक्रमण प्रभावित क्षेत्र, आना जाना पूर्णतः वर्जित, उल्लंघन करने वालों पे कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, खुद पुलिस भी गलियों में घूम घूम कर लोगों को आगाह कर रही है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। कबीला क्षेत्र को प्रशासन द्वारा संभावित कोरोना प्रमाणित क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए इस इलाके के लोगों को अपने घर में ही रहना है। पुलिस की कवायद के बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं, लिहाजा मुरादाबाद प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से पूरे शहर की रिकॉर्डिंग करवाई, और जब ड्रोन शहर की ऊंचाइयों से होता हुआ गलियों में पहुंचा तो कई लोग लॉकडाउन में भी घूमते हुए दिखाई दिए। मुरादाबाद में तबलीगी जमातियों को छुपे होने की आशंका है, लिहाजा ड्रोन से उन लोगों को खोजने की भी कवायद है। गलियों में जब ड्रोन आया तो कुछ लोग इधर उधर भागने लगे तो कुछ चौकन्ना होकर इसे निहारने लगे। कोविड-19 की इस लड़ाई को टेक्नोलॉजी के सहारे लड़ने में ही भलाई है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा लगभग न के बराबर होता है। साथ ही किसी एक जगह पर बैठकर पूरे इलाके की निगरानी भी की जा सकती है। ड्रोन की मदद सिर्फ संदिग्धों को पहचानने में ही नहीं बल्कि शहरों के सैनिटाइजेशन के लिए भी की जा रही है। और इस कड़ी में जो नया नाम जुड़ने वाला है वो है पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। ड्रोन से ली गई चमचमाती काशी की तस्वीरें किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं। कोविड-19 की वजह से सुबह बनारस की बात अब पुरानी हो गई है। काशी के वासियों को कोविड-19 से जल्द निजात मिले, इसके लिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे शहर को ड्रोन से सैनिटाइज करने पर विचार किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी कोरोना की लड़ाई में कारगर साबित हो रही है, फिर चाहे डोर टू डोर डिलीवरी हो या फिर संदिग्धों की निगरानी। कोरोना संकट में ड्रोन कैमरा कारगर साबित हो रहा है। तो जमातियों ने जो मुश्किल बढ़ाई है उससे निपटने में ड्रोन भी सहायक भूमिका निभा रहा है। फिर चाहे इलाके को सैनिटाइज करने का काम हो, लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने का काम हो, या फिर हर इलाके में लॉकडाउन के दौरान नजर रखने का काम हो। लेकिन लोग कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रहे हैं, कैसे फंड दे रहे हैं, अब हम बात उसकी कर लेते हैं। यूपी के शिक्षा विभाग ने कोरोना फंड में 20 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। इसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के योगदान के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों का भी पैसा शामिल है, जिसको मिलाकर करीब 20 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं, जिनको कोरोना फंड में जमा करवाया गया है। इस चेक को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ ही प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने सीएम को सौंपा है। इस योगदान के बाद न्यूज 18 ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत की है, वो भी देखिए। सीएम दिनेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। एकजुटता का जो संदेश दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, एक बड़ा प्रयास है, बड़ी पहल है, जितनी तारीफ की जाए कम है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग में प्रत्येक नागरिक ने भागीदारी की है। हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षण कर्मचारी, अध्यापक और तमाम अन्य जो संबंधित लोग हैं, उन्होंने अपने एक दिन के वेतन को योगदान के रूप में देने का निर्णय किया और 20 करोड़ 36 लाख 51,119 रुपए का योगदान ये हुआ। और तमाम जो सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने भी आज मुझसे मिलकर अपना योगदान जो प्रधानमंत्री राहत कोष में भी और मुख्यमंत्री कोविड फंड में भी देने का काम उन लोगों ने किया है। ऐसे समाज सेवी लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं
जिन्होंने खुद से तमाम प्रकार के जो कोरोना के खिलाफ उपकरण खरीदना है या किस अन्य प्रकार की जानकारियां हैं, उनको लेने के लिए आर्थिक सहयोग स्वतः से पीएम केयर फंड में और मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में देने का काम किया है। कोरोना की जंग के बीच कई ऐसे चेहरे हैं जो जान की बाजी लगाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरोना पॉजिटिव केस से लड़ने के लिए जमीन पर सबसे ज्यादा हाई रिस्क पर नर्सिंग स्टाफ ही काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको उनके संघर्ष को दिखाते हैं। महामारी ने एक तरफ पूरे विश्व को एक अलग ही मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बलरामपुर अस्पताल में कई सारे कोरोना के मरीज भर्ती हैं। उन तमाम लोगों की प्रथम दृष्टा जो इलाज करते हैं वो तमाम नर्सें होती हैं। नर्सों को आप रीढ़ की हड्डी ही मान सकते हैं। तमाम नर्सों को आप देखिए जो कि जो है बलरामपुर अस्पताल की हैं। ये तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम जो फार्मूला है उसको फॉलो करते हुए यहाँ मौजूद हैं। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तमाम टीमें लगी हुई हैं और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नर्सों की है। नर्सिंग स्टाफ जान की बाजी लगाकर कोरोना से जंग लड़ रही है। निजी जीवन को आफत में डालकर काम करने वाला नर्सिंग स्टाफ सबसे ज्यादा हाई रिस्क जोन में नजर आ रहा है। बच्चों, परिवार और सगे संबंधियों को पीछे छोड़कर इस जंग में नर्सिंग स्टाफ अपनी आहुति दे रहा है। तबस्सुम नाम की नर्स से हमने बात की तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और इसके बावजूद वो ड्यूटी पर तैनात है। कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये हमारा एक सर्विस है जिसमें हमें अपनी कंट्री के लिए सर्व करना हमारा एक कर्तव्य हो जाता है, जिसमें हम अपने पहले परिवार वगैरह को छोड़ के अपना नेशन देखने के लिए, और जब इतनी आपत्ति आ चुकी है तो हम लोग, मैं एक्चुअली प्रेग्नेंट भी हूँ, मैंने ये ना सोचते हुए मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ इतने हाई रिस्क टाइम में। कोरोना वार्ड में नर्सिंग स्टाफ की आमतौर से कम 14 दिन की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए आइसोलेशन में भेज दिया जाता है। आइसोलेशन में भेजने के पीछे तर्क है कि अगर उनमें कोरोना का कोई लक्षण है तो वो 14 दिनों में दिख जाएगा। पूरी देश की सेवा करने के लिए हम नर्सिंग संवर्ग के लोग और पूरे स्वास्थ्य विभाग के लोग तत्पर हैं। बिल्कुल किस तरह से आज हमको इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा है कि हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि ऐसा हमारी लाइफ में आएगा कि हम पूरे जीवन रक्षक बन के उतरेंगे। और पूरे देश में, समाज में हम लोग अपनी सारे परिवार तक को नहीं याद कर पा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी करते थे। अब हमारी स्थिति यह है कि सुबह आ जाते हैं हम लोग और रात में 7 बजे तक जा रहे हैं। 24 घंटे हम लोग मेंटली प्रिपेयर होकर यहाँ बैठे हैं और सारी सेवाएं दे रहे हैं कि हमारी सेवाओं से किसी तरह से किसी को गड़बड़ी न होने पाए। महिला नर्सों के साथ पुरुष नर्सिंग स्टाफ भी इस जंग में लगा हुआ है। 3 अप्रैल को महिला नर्सिंग स्टाफ से गाजियाबाद में बदतमीजी होने के बाद सीएम के निर्देश पर पुरुष नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई है। कोरोना वार्ड में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ को अपने निजी जीवन से दूर होना पड़ रहा है। बाल बच्चे, घर बार और सब कुछ छोड़कर ये सिस्टर्स इस मुश्किल घड़ी में देश की सेवा में डटी हुई है। न्यूज़ 18 लगातार इस तरह की खबरें दिखा रहा है और ऐसे में इस चीज को भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम लोग जो कि हाई रिस्क पर सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मरीज के सबसे ज्यादा नजदीक यही तमाम लोग रहते हैं, तो ऐसे में ये कोरोना वॉरियर्स न सिर्फ सलाम के लायक हैं बल्कि इनके जज्बे को भी न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। यूपी में भी कोरोना पांव पसार चुका है।